हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है एक एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्लास, जो कि है चैप्टर पर इंग्लिश के, और उस चैप्टर का नाम है अ डॉग नेम्ड ट्यूब। तो जैसे कि हम इस टाइटल को ही देख पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक बात करने वाले हैं एक डॉग की जिसका नाम है ट्यूब। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मत बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ड्यूक। ठीक है, तो अबाउट द डॉग ड्यूक। ड्यूक वॉज अ रफ प्लेइंग डॉबरमैन पिंस्टर 4 ईयर ओल्ड 23 किलोज। तो ड्यूक जो था वो डॉबरमैन था। ठीक है, डॉबरमैन कैसा होता है, इस तरह का आपको दिखता है। वो कितने साल का था, 4 साल का था, और 23 केजीज उसका वेट था। हिज कोट वॉज रेड विद अ फॉन वेस्ट। उसका जो कोट था, कोट यहाँ पर ब्लेजर नहीं है, यहाँ पर उसकी जो स्किन है, मतलब उसका जो फर है, उसके जो बाल हैं, हेयर है, वो बताते हैं कि वो रेड कलर के थे। और उसका जो वेस्ट था, मतलब जो आगे का हिस्सा होता है, वो किस कलर का था, फॉन कलर का था। फॉन हम किसको देखते हैं, डियर को, डियर के बच्चे को फॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फॉन कलर है, मतलब ब्राउनिश सा कलर है उसके वेस्ट का। Chuck Hooper had doubts at first about buying him because his wife Mercy was not really a dog lover. यहाँ पर बात हो रही है, कह रहे कि दो इंसानों की अब एंट्री हो गई। एक जो है चक हूपर और उनकी वाइफ जिनका नाम है मार्सी। अब ये जो चक हूपर है ये डॉग लवर है एक तरह के, ये चाहते हैं कि ये इस डॉग को खरीद ले जिसका नाम है ड्यूक, और ये डॉबरमैन है। लेकिन जो इनकी वाइफ है मर्सी, इन्हें जो है डॉग्स रखना पसंद नहीं है, या डॉग्स के लिए क्या है, डॉग लवर नहीं है स्पेशली बात की जाए। तो ये जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार क्या करूं, मुझे डॉग चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ को डॉग्स इतने पसंद नहीं है। शी वॉज अ टाइनी ब्लॉन्ड पोमेरियन was her idea of the right size dog for a colonial house on a small plot. अब यहाँ पर शी कौन है, मर्सी है ना, मर्सी इज ट्री। तो यहाँ पर जो चक हूपर की वाइफ है मर्सी, ये चाहती है कि अगर मेरे को एक डॉग रखना है अपने घर में तो मैं एक पमेरियन रख लेती हूँ, क्योंकि वो छोटा सा भी है और हमारा जो घर है वो इतना बड़ा तो है नहीं, हमारा भी घर एक कॉलोनियल हाउस की तरह है, स्मॉल से प्लॉट में है। तो इतना बड़ा डॉग डॉबरमैन लेने से अच्छा हम क्या करते हैं, एक छोटा पमेरियन ले लेते हैं और वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर एक और चीज लिखी है, शी वॉज अ टाइनी ब्लॉन्ड। तो उनके जो बाल थे वो किस कलर के थे, गोल्डनिश कलर के थे। तो ब्लॉन्ड कलर के उनके बाल थे, किसके, मर्सी के। और उनका आइडिया था कि वो पमेरियन को रख लें अपने घर में, क्योंकि वो एक राइट साइज का डॉग है जो उनके छोटे से घर में फिट हो जाएगा आराम से। दिस ड्यूक नीडेड अ हेक्टर। और उनका मानना था कि ये जो ड्यूक है, ये जो डॉबरमैन है, क्योंकि इतना बड़ा है तो इसके लिए तो कोई बड़ा सा घर होना चाहिए, बड़ा सा घर होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर का घर होना चाहिए। ओके, चक विजिटेड ड्यूक एट द कैनल सेवरल टाइम्स बिफोर ही मेड अप हिज माइंड। तो अब जो ये चक हैं ये जाते हैं कैनल में बार बार विजिट करने, और बार बार इन्हें लगता है कि यार ड्यूक ही जो है ना, मैं यही चाहता हूँ कि यही जो डॉग है मेरे घर पर आए। कैनल क्या होता है, ऐसी जगह जहां से आप डॉग्स को लेते हैं। ठीक है, जब आपके डॉग आपको नहीं चाहिए होते तो आप वापस कैनल में उन्हें दे देते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ से आप डॉग को परचेज कर रहे हैं, जहाँ पे डॉग्स का ध्यान रखा जा रहा है, जहाँ पे डॉग्स को रखा जा रहा है, उसे हम कैनल बोलते हैं। After about 3 months, he decided he had to have the big Doberman. Duke's appeal for Chuck was his rambunctiousness. Okay, तो यहाँ पर अब ये बात करते कहते कि 3 महीने तक मैंने ये सोचा कि मैं कौन सा डॉग लूं, कौन सा डॉग लूं, पमेरियन लूं जो मेरी वाइफ बोल रही है, मार्सी बोल रही है, या फिर मैं अपनी मनपसंद का डॉबरमैन ले लूं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चक ऊपर है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं किससे, ड्यूक से। क्यों, उसकी एक मेन चीज थी और वो थी उसकी रैम्बंक्शियसनेस। रैम्बंक्शियसनेस, ये जो रैम्बंक्शियसनेस है इसका मतलब ये होता है कि वो जो है वो डिफिकल्ट टू हैंडल है, वो कंट्रोल हर किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं है करा तो वो सबसे कंट्रोल हो गया, नहीं, उसकी अपनी क्या है अपनी स्ट्रेंथ है, वो जो है वो हर किसी के काबू में नहीं आता। तो यही जो है ये अपील कर गया, ये जो है ये ज्यादा अट्रैक्ट कर गया चक हूपर को ड्यूक को लेने के लिए। इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर मर्सी वॉज मोर देन पोलाइट टू द डॉग।
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मर्सी को इस डॉग के साथ पोलाइट होने में काफी टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि मर्सी जो थी उसको क्या पसंद था कि हाँ छोटा सा कुत्ता रख लेते हैं, वैसे मैं डॉग लवर तो हूँ नहीं, बट तुम चाहते हो तो मैं एक छोटा सा कुत्ता अपने घर पे रख लेती हूँ, एक छोटा सा डॉग रख लेती हूँ। डन। ओके, अब हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। अभी तक हमने देखा ड्यूक के बारे में। ओके, इन 1953 हुपर वॉज अ फेवर्ड यंग मैन। कह रहे हैं कि 1953 में जो चक हूपर थे वो एक फेवर्ड मैन थे। फेवर्ड मैन मतलब कि वो जो है वो प्रिविलेज्ड इंसान है। मतलब क्या होता है? मतलब यार वो स्टेबल है। फॉर एग्जांपल उसके पास अच्छी जॉब है, उसके पास बीवी है, उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है कि वो स्टेबल हो। उस तरह से वो पूरी तरह फेवर्ड था। A big genuine grin civilized his highly competitive nature। और ये जो चक हूपर था ये काफी competitive नेचर के थे। मतलब ये नहीं कि हाँ चलो जो पा लिया बस खत्म, अब हो गए ना सेटल, खत्म करते हैं अब काम। कॉम्पिटिटिव नेचर क्या है? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ना है। अब मैं यहाँ पहुंच गया, मुझे इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना है। तो ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव नेचर। और साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है, अ बिग जेन्युइन ग्रेन सिविलाइज्ड हिज हाईली कॉम्पिटिटिव नेचर। तो यहाँ पर ध्यान से क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जो चक हूपर है उनकी जो ग्रिन है, ग्रिन मतलब उनकी जो स्माइल है वो पूरा टाइम उनके फेस पर रहती थी और वो उसका एक सिविलाइज्ड तरह से दिखाती थी। ठीक है, तो सिविलाइज ही है ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको हंस रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है, हंसता मुस्कुराता चेहरा है, तो आपको अच्छा ही लगेगा। ये सिविलाइज पर्सन की भी निशानी है। अब कोई ऐसे ही सिर्फ एटीट्यूड मुंह कि भाई मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो उनके चेहरे पे हमेशा से एक ग्रिन, एक स्माइल रहती थी और वो काफी सिविलाइज पर्सन थे और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव नेचर के भी थे। स्टैंडिंग 6 फुट 1, he had played on the university football team। तो जब इनकी बात करने हैं तो यहाँ पर बात हो रही है चक हूपर की, और चक हूपर जो है वो 6 फुट 1 इंच के थे। मतलब अच्छी खासी लंबी हाइट थी उनकी और वो प्ले कर चुके थे अपनी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल टीम के अंदर। तो क्या हो गया, हमें इससे ये भी पता चला कि वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या बाकी चीजों में ही सिर्फ अच्छे नहीं थे या जॉब के लिए ही नहीं कर रहे थे सब, वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे। He was already a hard-charging zone sales manager for a chemical company। अब हम बात करते हैं उनकी जॉब की। तो क्या करते थे वो? एक केमिकल कंपनी में एक जोन सेल्स मैनेजर थे या जोनल मैनेजर थे। ओके, तो हमें पता चला कि ये जो चक हूपर है ये एक जोन सेल्स मैनेजर थे एक केमिकल कंपनी के अंदर। एवरीथिंग वॉज गोइंग फॉर हिम, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ तो था उनके पास। अब उन्हें डॉग लेना था, वो भी लेने वाले थे, वाइफ थी, जॉब था, साथ ही साथ क्या घर था, सब कुछ था। ठीक है। Then, when he was driving home one autumn twilight, a car sped out in front of him without warning। अब ये बोलते हैं कहते एक दिन ये आ रहे थे अपने घर की तरफ और उसी टाइम पे एक जो है गाड़ी आई और उससे इनका एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर बात हुई है एक ऑटम के दिन। ऑटम क्या होता है? एक मंथ होता है ना, हम सबको पता है, एक सीजन होता है। सॉरी, मंथ नहीं होता, एक सीजन होता है। तो ऑटम के टाइम पे ही ट्विलाइट मतलब जब आधी, मतलब जब हल्की हल्की शाम हो जाती है ना, जब अंधेरा होने वाला होता है, उसे हम ट्विलाइट बोलते हैं। तो उस टाइम पे ये अपनी कार से आ रहे थे और एक कार इनके सामने से आई विदाउट वार्निंग। वार्निंग क्या होगी? कार की क्या वार्निंग होती है? वो हॉर्न बजाते हैं हम। तो हॉर्न भी नहीं बजाया, कुछ नहीं हुआ, एकदम से कार आई और टक हो गया एक्सीडेंट। Cooper was taken to the hospital with a subdural hemorrhage in the motor section of the brain. In the motor section of the brain, completely paralyzing his left side। अब क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हो गया तो सबको चोट लगती है, इंजरी आती है। जी हाँ आती है, बट यहाँ पर हुपर को जो है इंजरी ज्यादा आ गई। क्या हुआ, जब इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो हॉस्पिटल में पता चला कि इनका जो सब ड्यूरल हेमरेज है वो हो गया है। हेमरेज का मतलब क्या होता है? हैवी ब्लीडिंग हो रही है। कहाँ पर? सब ड्यूरल पार्ट में, मतलब ब्रेन के ऐसे पार्ट में जहां पर क्या है,
मोटर सेक्शन है, मतलब वो सेक्शन ऑफ द ब्रेन जो कंट्रोल करता है हमारे मूवमेंट को, कि हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कुछ भी करके मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे मतलब चक ऊपर के ब्रेन में वहां पर इंजरी आई जहां पर जो मोटर सेक्शन है जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है वो नहीं हो रही थी, वहां पर हो गया हेमरेज। हेमरेज मतलब हेवी ब्लीडिंग। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से उनका जो पूरा लेफ्ट साइड है वो सारा का सारा पैरालाइज हो गया, सारा का सारा पैरालाइज हो गया। अब पैरालाइज हो गया, पैरालाइज का मतलब क्या है, अब वो मूवमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल उनकी हाथ की मूवमेंट नहीं होगी, उनके पैर की मूवमेंट नहीं होगी, उनकी पूरी लेफ्ट बॉडी की मूवमेंट नहीं होगी। One of Chuck's district manager drove Mercy to the hospital. अब क्या हुआ, क्योंकि जो हमारा चक ऊपर था वो क्या था, वो क्या थे, जॉब कर रहे थे कहाँ पे, केमिकल कंपनी में जोनल सेल्स मैनेजर थे। तो वहां पर ही चक के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर थे उन्होंने क्या करा, चक की वाइफ को लिया और सीधा वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। किसको, मर्सी को। ओके, हर हस्बैंड कुडंट टॉक, और उनके जो पति थे वो बात नहीं कर पा रहे थे। अब यार इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्या उस टाइम पे इंसान बातें कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके, ही कुड ओनली ब्रीथ एंड सी, और उनकी इतनी हालत खराब थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ सांस ले रहे थे और देख पा रहे थे, वो सिर्फ सांस ले रहे थे और देख पा रहे थे। एंड हिज विजन वाज डबल, और उन्हें हर चीज धुंधली भी नजर आ रही थी, साथ में दो दो नजर आ रही थी। जैसे उनको दो दो टीचर्स नजर आ रही थी, जैसे उन्हें दो दो बोर्ड्स नजर आ रहे थे, ठीक है, तो सब कुछ दो दो उन्हें नजर आ रहा था। मार्सी फोन अ नेबर आस्किंग हिम टू पुट द ड्यूक इन अ कैनल, और मर्सी ने फिर क्या करा, मर्सी ने फटाफट फोन करा अपने एक नेबर को, और उन्होंने फोन करके बोला कि अब देखो मैं तो हूँ हॉस्पिटल में, है ना, और चाकू पर वो तो वैसे ही उनका एक्सीडेंट हो गया, वो तो हॉस्पिटल में, उन्हीं की वजह से मैं भी हॉस्पिटल में अब उनका ध्यान रखूंगी। तो अब घर पे कोई भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप ड्यूक को ना कैनल में छोड़ दो, क्योंकि जब घर पे कोई नहीं होगा तो ड्यूक का ध्यान कौन रखेगा। डन। हुपर रिमेन ऑन द क्रिटिकल लिस्ट फॉर अ मंथ। अब क्या हुआ, क्योंकि हुपर को इतनी ज्यादा इंजरी आ गई तो क्रिटिकल लिस्ट में चले गए। क्रिटिकल मतलब बहुत ज्यादा सीवियर लिस्ट में वो चले गए, मतलब जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये तो क्रिटिकल सिचुएशन है इनकी, तो वो क्रिटिकल लिस्ट में चले गए। आफ्टर द 5th week, some men from his company came to the hospital and told the Hooper to take a year off. अब क्या हुआ, कहते हैं कि 5 हफ्तों बाद, आफ्टर 5th week, ठीक है, तो 5 हफ्तों बाद उसके कंपनी से कुछ लोग आए और उन्होंने हुपर को बोला कि हुपर आपकी तबीयत जो है वो कुछ ज्यादा ही खराब है, आप ऐसा करो, आप 1 साल का रेस्ट ले लो। अब आप देखिए 5 हफ्ते हो गए, मतलब 1 महीना 1 हफ्ता हो गया, तो अब क्या हुआ, अभी भी हुपर जो है वो क्या है, वो पैरालाइज्ड है, उनका लेफ्ट सेक्शन, साथ ही साथ वो क्या है, वो हॉस्पिटल में है। तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, 1 साल का जो है रेस्ट ले लो, आप कंपनी में ज्वाइन मत करो। दे वुड क्रिएट अ डेस्क जॉब फॉर हिम एट दी हेडक्वार्टर्स, और साथ ही साथ वो बोलते हैं कि उनके लिए जो कंपनी वाले हैं वो एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि उनके लिए एक डेस्क जॉब वो हेडक्वार्टर्स में लगा देंगे। डेस्क जॉब क्या होती है, जहां पर आपको बैठ के ही काम करना है। अच्छा, ये डेस्क जॉब के लिए इन्होंने स्पेशली क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि जो चाक ऊपर थे वो क्या थे, जोनल सेल्स मैनेजर। अब क्या थे, सेल्स का काम है, सेल्स का काम तो सारा फील्ड वर्क ही होता है, आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, हर चीज है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। लेकिन हुपर को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया है लेफ्ट साइड में, और वो अब ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हम आपके लिए एक डेस्क जॉब जो है वो क्रिएट कर देंगे, कहां पर, कंपनी के हेडक्वार्टर्स में। About 6 weeks after the accident, the hospital put him in a wheelchair. कहते हैं अब 6वें वीक के बाद क्या हुआ, हॉस्पिटल ने हुपर को रख दिया एक व्हील चेयर के ऊपर, मतलब अब जो है हुपर जो है वो व्हील चेयर का यूज करेंगे। Every day there was someone working his paralyzed arm and legs followed by baths, exercise and wheel walker. तो यहाँ पर अब बात हो रही है, कह रहे कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल में तो जो नर्सेज होती हैं वो सारा ध्यान रखते हैं, है ना। अब क्या हुआ, वहां पर हर दिन क्या हो रहा था, कोई ना कोई उसके पैरालाइज आर्म, पैरालाइज लेग, जो भी आपकी पैरालाइज सेक्शन है लेग का, उसको फॉलो करते थे, उसको मतलब क्या करते थे, उसकी एक्सरसाइज करवाते थे, ठीक है, जैसे आर्म की एक्सरसाइज करा रहे हैं, उठा रहे हैं, ठीक है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो इससे क्या हो, ताकि बॉडी में मूवमेंट हो पाए, ठीक है। तो वहां पर जो नर्सेस हैं
वो एक्सरसाइज करवाती थी उन्हें, उसके बाद उनको एक बाथ दिया जाता था, नहलाया जाता था, उनको एक्सरसाइज करवाई जाती थी और उन्हें वॉकर पे क्या करवाया जाता था, व्हील चेयर पे वॉक भी करवाई जाती थी बिठा के। However, Chuck didn't make much headway. लेकिन चक ने अभी तक हेडवे नहीं बनाया, मतलब अभी भी चक का जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो चाहे 6 हफ्ते हो गए और रोज जो है एक्सरसाइज भी हो रही है पैरालाइज सेक्शन की, उन्हें बात भी कराया जा रहा है, उन्हें बाकी उनका भी ध्यान रखा जा रहा है सारी चीजों का, लेकिन तब भी अभी भी चक में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। इन मार्च सॉरी इन मार्च दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल। ये बोलते हैं कि मार्च के टाइम पे अब क्या करा है, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें छुट्टी दे दी। ठीक है, तो हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। कब मिली? मार्च में। आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ द होम कमिंग वॉर ऑफ, चक हिट अ न्यू लो। अब ये बोलते हैं कि जैसे ही अब कोई भी इंसान इतना टाइम बाद क्या कर रहा है, घर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, चलो हम अपने घर जाएंगे फाइनली। लेकिन जब वो घर आ गए तो उन्हें एक नया लो देखने को मिला। नया लो मतलब एक नया डिप्रेशन सा देखने को मिला कि यार अब क्या करूं। हॉस्पिटल में तो फिर भी इतने सारे लोग होते हैं, सारे, कभी किसी को कहीं लगी है, किसी को कहीं, तो सब इतना क्या होता है, सब कुछ हलचल रहती है, कभी कोई जा रहा है, किसी की एक्सरसाइज हो रही है, देखता रहता है इंसान। लेकिन घर पे क्या होगा, घर पे तो बंदा क्या पड़ा पड़ा ही रह जाता है ना, एक रूम के अंदर ही पड़ा रह जाता है। तो वो क्या हो गया, थोड़ा डिप्रेशन सा उन्हें देखने को मिला। ठीक है, एट दी हॉस्पिटल देयर हैड बीन अदर इंजर्ड पीपल। कहते हैं कि हॉस्पिटल में बाकी भी इंजर्ड पीपल थे, बाकी भी इंजर्ड लोग थे। बट नाउ ईच मॉर्निंग व्हेन मर्सी क्वाइटली वेंट टू वर्क, इट वाज लाइक अ गेट स्लैमिंग डाउन। बट यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब मर्सी जो थी वो जाती थी अब अपने काम पर, क्योंकि वो भी जॉब करती होंगी कहीं ना कहीं, तो इस तरह से क्या होता था, जब मर्सी जाती थी तो गेट को बंद करती थी, तो ऐसा लगता था चक हूपर को जैसे कोई उनके मुंह पे गेट मार रहा है। ठीक है, गेट स्लैमिंग डाउन। तो उन्हें ऐसा लगता था कि भाई किसी ने तो जैसे चांडा सा मार दिया हो, इस तरह से उन्हें लगता था। ड्यूक वॉज स्टिल इन द कैनल। और जो ड्यूक था वो अभी भी कैनल में था। कब से कैनल में था? जब से चक हूपर को लगी थी, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से ड्यूक जो था वो कैनल में था। एंड चक वॉज अलोन विद हिज थॉट्स। और कोई भी नहीं था। अब क्या था, चक ऊपर थे, उनकी वाइफ थी मर्सी और ड्यूक था। अब ड्यूक कैनल में था, मर्सी जो थी वो काम पर चली जाती थी, तो कौन बचता था? खाली चक ऊपर बचते थे। ठीक है, तो चक ऊपर जो थे वो पूरा टाइम घर पे अकेले रहते थे। अकेले इंसान जब भी क्या होता है तो वो बोलते हैं शैतान का घर, है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो मतलब क्या होता है, उनको दे धनाधन थॉट्स 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 आते रहते थे अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो वो जो थे वो ओवर थिंकिंग करते थे। फाइनली दे डिसाइडेड टू ब्रिंग द ड्यूक होम। तो अब क्या हुआ, अब इन दोनों ने, मतलब चक हूपर और उनकी वाइफ मर्सी ने डिसाइड करा कि अब वो ड्यूक को घर ले आते हैं। ओके, Chuck said he wanted to be standing when Duke came in, so they stood him up. अब क्या हुआ, अब जो चक ऊपर है, क्योंकि वो ड्यूक से बड़ा प्यार करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जब ड्यूक आए ना तो मैं ना उसका खड़े होकर वेलकम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब वो खड़े होकर वेलकम करना चाहते हैं तो खुद तो खड़े हो नहीं सकते, व्हील चेयर पे है, एक साइड पैरालाइज थे, तो उन्होंने क्या करा, मर्सी और चक ऊपर ने, वो दोनों मिलकर लग गए चक ऊपर को खड़ा करने के लिए, और ताकि क्या हो पाए, चक ऊपर जो है वो ड्यूक का वेलकम कर पाए घर पर जब ड्यूक आए। ड्यूक्स नेल्स वर लॉन्ग फ्रॉम 4 months कंफाइनमेंट। अब ये जो ड्यूक था, इसके जो नाखून थे पैर के, ये बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे। क्यों? क्योंकि 4 महीने हो चुके थे चक ऊपर को, क्या बोलते हैं, 4 महीने हो चुके थे, और इस टाइम तक क्या हुआ, किसी ने ड्यूक के नेल्स नहीं काटे थे, तो नेल्स तो लंबे होंगे। एंड व्हेन ही स्पाइड चक, ही स्टूड क्विवरिंग लाइक 5000 volts। अब जब उसने, ड्यूक ने चक को स्पाई किया, मतलब ऐसे सूंघा, है ना, जैसे कुत्ते क्या करते हैं, डॉग क्या करते हैं, वो सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं, तो उसे क्या हो गया, थोड़ा फील हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने जब चक ऊपर को सूंघा तो उसको ऐसा लगा जैसे कि 5000 वॉट का झटका लग गया हो। देन ही लेट आउट अ बेलो। और उसके बाद उसने एक बेलो निकाली। बेलो क्या होता है, एक आवाज निकाली, एक घुर्राने वाली आवाज, एंग्री वाली आवाज निकाली। किसने निकाली? किसने निकाली? ड्यूक ने निकाली। Spun his long-nailed wheels and launched himself across 3 meters of air। अब उसने क्या करा, उसने अपने नेल्स को ऐसे कर लिया, ठीक है,
और दूर से 3 मीटर दूर से ऐसे शू करके छलांग मारी। किसके ऊपर छलांग मारेगा? किसके ऊपर? चक ऊपर पे। आपने देखा है जब भी डॉग्स होते हैं जो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एकदम से आते हैं और आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर भी ड्यूक जो है वो आता है और अपने आप को लॉन्च कर देता है, मतलब शू करके इस तरह से वो जो है वो जाता है एयर के अंदर ताकि वो चक ऊपर को छू सके, उसको प्यार कर सके। ही वॉज अ 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय। और वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। क्यों? क्योंकि वो वापस घर आया था अपने, और अपने जो चक ऊपर के पास आया था जो उससे बहुत प्यार करता था, तो बहुत ज्यादा खुश था। और उसी टाइम पे वो इस तरह ऐसे बाहर आ रहा था, मतलब इस तरह से उड़ के क्या कर रहा था, वो आ रहा था चक ऊपर पे, मतलब छलांग मारते हुए आ रहा था। तो इसीलिए इसे बोला गया ही वॉज अ 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय। तो 23 किलो की मिसाइल थी जो जॉय के रूप में आ रही थी, मतलब जो खुश होके आ रही थी। तो मिसाइल जैसे लॉन्च होती है उसी तरह से डॉग जो है वो लॉन्च हो रहा था, और वो 23 किलो का था, इसीलिए यहाँ पर 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय लिखा गया है। क्लियर? ओके। He hit Chuck above the belt, causing him to fight to keep his balance. अब क्या हुआ, जैसे ही ड्यूक आया तो ड्यूक ने बेल्ट की, जहां पे बेल्ट बांधते हैं वहां तक क्या करा, ऐसे करके टच कर लिया। ठीक है। अब वो क्या था, 23 किलो का था और उसको तो पता ही नहीं कि पैरालिसिस हो चुका है। किसको? हुपर को। तो अब वो क्या करता है, वो जैसे ही हुपर को ऐसे टच करता है तो हुपर जो है उसका बैलेंस हो जाता है कि यार अब क्या करूं, गिरने वाला हूं इस तरह से। ओके। causing him to fight to keep his balance. तो बैलेंस वो क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि एक पूरी साइड, मतलब लेफ्ट साइड उनकी पूरी क्या थी, पैरालाइज्ड थी। Those who saw it said the dog knew instantly. जिन लोगों ने ये सब देखा वो सब बोलते हैं कि शायद डॉग को ना पहले से ही पता चल चुका था कि ये जो है यहाँ पर कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है। ओके। ही नेवर जम्प्ड ऑन चक अगेन। और जब उसने देख लिया कि यार जब मैंने उन पे जंप किया और जो चक ऊपर है वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, तो उस टाइम से या फिर उस टाइम के बाद से जो ड्यूक है वो कभी भी जंप नहीं करा चक के ऊपर। From that moment, he took up a post, so a post beside his master's bed round the clock. यहाँ पर ये बात करते हैं, कहते हैं कि अब उसने क्या करा, ड्यूक क्योंकि समझदार है, कुत्ते जो होते हैं वो समझदार होते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब उसको फील हो गया ऐसा कुछ, तो क्या हुआ, उसने कभी भी जंप नहीं किया किसके ऊपर, हुपर के ऊपर। और अब वो सिर्फ क्या करता था, उसने सिर्फ एक पोस्ट ले लिया था, मतलब सिर्फ एक पोजीशन ले ली थी। मतलब ड्यूक ने एक जगह घेर ली थी कि भाई अब वो वहीं पर बैठेगा, उसी पोजीशन में बैठेगा, कहाँ पर, चक के बेड के पास, चक के बेड के पास, ऑन हिज मास्टर्स बेड। ठीक है, बिसाइड हिज मास्टर्स बेड। तो मास्टर का जो बेड है, मास्टर कौन है, चक ऊपर जो उसका मालिक है ड्यूक का, तो मास्टर के बेड के पास ही क्या करा, ड्यूक ने अपनी पोजीशन ले ली, अपनी जगह बना ली, और वो राउंड द क्लॉक वहीं पर रहता था, मतलब पूरा टाइम वो चक के बेड के पास ही रहता था। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक। लेकिन ड्यूक की प्रेजेंस ने भी चक में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं करी। द वंस आयरन मसल्स स्लैक्ड ऑन अ फ्रेंजी फ्रेम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द वंस आयरन मसल्ड, मतलब जो चक ऊपर था क्योंकि वो 6 फुट 1 इंच का था, है ना, साथ ही साथ वो लंबा चौड़ा इंसान था, तो उसके मसल्स को ऐसे बताया गया जैसे वो ना आयरन मैन की तरह हो, मतलब स्ट्रॉन्ग हो, शक्तिशाली इंसान हो, है ना, सख्त लौंडा हो। तो इस तरह से वो नजर आता था पहले, लेकिन अब वो कैसा नजर आता है चक ऊपर, जैसे कि कोई रेंजी फ्रेम है, जैसे कोई सिर्फ क्या है, हड्डियों का ढांचा है। तो पहले जो चक ऊपर था वो ऐसा लगता था जैसे कि वो आयरन मैन है, लेकिन अब वो बिल्कुल क्या हो गया, ऐसे लगते हैं जैसे हड्डियों का ढांचा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक रेंजी फ्रेम की तरह वो दिखते हैं अब। Secretly, Mercy cried as she watched the big man's grin fade away. अब ये जो वाइफ है इनकी मर्सी, ये क्या करती है, ये धीरे चुप चुप के साइड साइड में रोती है। क्यों? क्योंकि लगता ही है ना बुरा इंसान को कि यार मेरे हस्बैंड जो पहले इतने बढ़िया थे या इतने खुश रहते थे, हर टाइम स्माइल रहती थी उनके फेस पे, अब मैं उन्हें देख रही हूँ तो उनकी स्माइल धीरे धीरे फेड हो रही है, अब वो बहुत कम हंसते हैं या अब हंसना उन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो ये सब देख के मर्सी के आंसू निकल जाया करते थे और वो चुप के रोया करती थी। क्यों? क्योंकि जो उनका बिग मैन था, मतलब जो चक ऊपर था, उनकी जो ग्रिन थी, उनकी जो स्माइल थी, वो अब धीरे धीरे फेड हो रही थी।
Severe face line set in like cement as Chuck stared at the ceiling for hours, then out of the window, then at Tube. तो ये बोलते हैं कि चक के फेस में ना कुछ लाइंस जो है वो बन गई थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करके रखूं तो क्या होगा, पूरा टाइम मैं ऐसे 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 करके रखती रहूं कुछ टाइम तक, तो क्या होगा, मेरा सही में जो मेरा फेस है उसके ऊपर ऐसे लाइंस बन जाएंगी और वो ऐसा ही हो जाएगा, दिखने लग जाएगा हमें। तो ये जो फेस है कि कैसा हो गया था, जैसे कि चक के मुंह पर कोई सीमेंट की लाइंस बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो पूरा टाइम सिर्फ स्टेयर करते थे, घूरते थे या देखते रहते थे किसको, सीलिंग को, मतलब रूफ को देखते रहते थे, ठीक है, घंटों तक। देन आउट ऑफ द विंडो, कभी कभार वो विंडो के बाहर देखते रहते थे और कभी कभार क्या होता था, वो ट्यूब पे देखते थे। तो उनके पास सिर्फ 3 काम थे। वो क्या करते थे, वो सिर्फ स्टेयर करते थे, या तो छत पे, सीलिंग पे, या फिर विंडो के बाहर, या फिर अपने डॉग को, ठीक है। तो ये सब 3 चीजें ही वो कर पाते थे और उससे क्या हो गया था, सिर्फ वो उसे ही घूरते रहते थे, देखते रहते थे। तो ऐसा लगता था कि जैसे चक के फेस पे सीवियर लाइंस आ चुकी हैं, जो किससे बनी है, सीमेंट से बनी है। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस उस पे बन चुकी थी जो हटती नहीं है। डन, आगे देखते हैं। ओके, when two fellows stare at each other day in and day out and one can't move and the other can't talk, boredom sets in. तो अब ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा चक और ड्यूक है, क्योंकि यही दोनों रहते थे घर पे, अब इसमें इन्होंने बोला कि जब ये दो फेलोज मतलब चक और ड्यूक जब सिर्फ एक दूसरे को देखते ही रहते थे, स्टेयर करते रहते थे एक दूसरे को हर टाइम, दिन में भी और रात में भी, तो क्या होता था, एक मूव नहीं कर पाता था और एक बात नहीं कर पाता था। अब मूव कौन नहीं कर पा रहा, जिसकी पैरालिसिस हुई पड़ी है, किसको हुई पड़ी है, चक को। और बात कौन नहीं कर पाएगा, ड्यूक नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि ड्यूक जो है वो सिर्फ बाक कर सकता है, भोंक सकता है, लेकिन बात तो नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ना कोई इंसान बात कर रहा है, ना कोई मूव कर रहा है, तो और क्या हो रहा है, सिर्फ देख रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या होता है, बोर्डम सी फील होती है, मतलब इंसान बोर हो जाता है। ड्यूक फाइनली कुडंट टेक इट, और ड्यूक को ना ये अब बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार अब क्या करें, थक गया हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम अ मोशनलेस कॉइल on the floor, he would spring to his feet, quivering with impatience. तो अब क्या हुआ, अब ये जो ड्यूक है इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, इम्पेशेंट सा हो गया ये। तो ये क्या करा, एक गोल 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 घूमने लग गया, ठीक है। और उसके बाद he would spring to his feet, और उसके बाद ऐसे करके जंप सा करने लग गया, quivering with impatience, और कांपने लग गया। क्विवरिंग मतलब कांपने लग जाना, विद इम्पेशेंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है इम्पेशेंट हो चुका था। या रफ, लाई डाउन ड्यूक। अब क्या हो रहा है, जो चक ऊपर है वो बोलते हैं बैठ जाओ ड्यूक, बैठ जाओ। राइट साइड तो सही है ना, तो राइट साइड से तो कर सकते हैं, ठीक है। तो लाई डाउन ड्यूक बोल रहे हैं कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ड्यूक, नीचे बैठ जाओ। ओके, ड्यूक stalked to the bed, poked his pointed nose under Chuck's elbow and lifted. अब ड्यूक क्या कर रहा था, ड्यूक चाहता था कि चक ऊपर किसी भी तरह उठ जाए और मेरे साथ घूमे फिरे या जो भी करे, ठीक है। तो ड्यूक स्टॉक्ड टू द बेड, ड्यूक जो था वो बेड के पास जाता था, स्टॉक करता था, ठीक है। पोक्ड हिज पॉइंटेड नोज अंडर चक्स एल्बो, और वो अपनी पॉइंटेड नोज को क्या करता था, चक के एल्बो के नीचे पॉइंट करता था कि भाई उठ जा उठ जा उठ जा, ठीक है। तो चक के एल्बो के नीचे क्या होता था, ड्यूक की नोज होती थी और वो ऐसे ऐसे करता था, उठो उठो उठो, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता, वो तो डॉग है। एंड लिफ्टेड, तो क्या करता था, चक के एल्बो के नीचे अपनी नोज को वो ऐसे ऐसे पोक करता था, साथ ही साथ लिफ्ट करता था कि भाई उठ 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 उठ, इस तरह से। He nudged and needled and snorted, और वो क्या करता था, वो नच करता था, नीडल करता था और स्नॉट करता था, मतलब स्नॉट करता था, सूंघता था, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता था कौन, ड्यूक। गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक, तो अब जो है, अब चक ऊपर क्या कहते हैं, अच्छा जाओ ड्यूक, ऐसा करो पूरे घर में घूमो, पर यहाँ पर ये सब मत करो, ठीक है। तो चक ऊपर ने क्या बोला, गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक, ड्यूक तुम जाओ और घर में घूमो, बाकी घर में घूमो, यहाँ पर शांति रहने दो। ओके, बट ड्यूक वुडंट,
लेकिन ड्यूक उसकी बात ही नहीं सुनता चक ऊपर की, और ड्यूक जो है वो बस लगा हुआ है कि किसी तरह से चक ऊपर जो है वो उठ जाए और उसके साथ खेले। He would lie down with a reproachful eye on the hooper. अब क्या होता था, अब जो है क्योंकि ड्यूक को डांट पड़ी कि भाई अब ऐसा करो पूरे घर में घूम लो या चुपचाप नीचे बैठ जाओ, तो वो ऐसे निराशा वाली क्या करता है, एक निराशा वाली नजरों से किसको देखता है, हूपर को देखता है। मतलब एक नाराज हो जाता है ना जैसे, तो क्या होता है कि या तो हम नाराज हो जाते हैं या फिर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके देखते हैं कि आपने तो हमारी होप ही तोड़ दी, है ना। तो इसी तरह से ये जो है ड्यूक जो है ये नाराज होकर क्या करता था, ऊपर को देखता था। ओके, एंड आवर लेटर ही वुड कम ओवर टू द बेड अगेन एंड यैप एंड पू। अब 1 घंटे बाद क्या होता था, दोबारा से ड्यूक आता था और दोबारा से क्या करता था, चक को पोक करता था कि नहीं उठो 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 उठो, है ना, चक को तंग करता था। He wouldn't leave but just sit there. और उसके बाद क्या होता था, जब चक नहीं उठता था तो ड्यूक जो है गुस्से में चला नहीं जाता था, बल्कि वो क्या करता था, वो वहीं पर चक ऊपर के पास में रहता था, बैठ जाता था। One evening, Chuck's good hand idly hooked the leash onto the Duke's collar to hold him still. अब क्या हुआ, एक इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, जब ड्यूक बहुत ज्यादा ऐसे घूम फिर रहा है, तो क्या हुआ, चक ने अपना राइट साइड से, मतलब जो वन गुड हैंड है जो चल रहा है, उस साइड से क्या, उस हैंड से क्या करा, उसकी लीश को पकड़ लिया। लीश क्या होता है, जो उसका पट्टा है ना, तो हम क्या करते हैं, डॉग के गले में पट्टा बांधते हैं और उसके साथ एक पट्टा जा रहा होता है, तो उसी को किसने पकड़ लिया, किसने पकड़ा, चक ऊपर ने पकड़ा। किस हाथ से पकड़ा, अपने राइट हैंड से पकड़ा, ताकि जो ये ड्यूक है ये रुक जाए, ये ऐसे 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 चक्री की तरह घूमे ना। ठीक है, इट वॉज लाइक लाइटनिंग अ फ्यूज, और ये इस तरह था कि जैसे किसी फ्यूज को हमने लाइट कर दिया है, मतलब एक बुझे हुए फ्यूज को हमने जला दिया है। Duke skimmed, Duke shimmed himself U-shaped in anticipation. और अब क्या हुआ, जब ड्यूक का पट्टा पकड़ लिया चक ऊपर ने, तो ड्यूक को क्या हुआ, ऐसा लगा कि भाई अब तो चक ऊपर सही हो गया है और अब ये मेरे को लेकर जाएगा, घुमाएगा। तो ड्यूक ने एक यू शेप्ड बना ली अपनी बॉडी की एंटीसिपेशन में, होप में। तो यू शेप कैसी होगी, जैसे जो डॉग है, जैसे यहाँ पर डॉग का मुंह है, ठीक है, तो उसने ऐसे करके और यहाँ पर इसकी टेल है मान लो, तो इस तरह से उसने एक यू शेप बना ली कि अब ये जो डॉग है यहाँ से चक ऊपर को देख रहा है और देख रहा है कि शायद जो चक ऊपर है वो उसको घुमाने लेकर जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसे पकड़ लिया, तो ड्यूक ने क्या किया, ऐसे करके पूरा यू शेप बना लिया, ठीक है, और इसलिए ताकि जो चक ऊपर है वो ड्यूक को घुमाने लेके जाएं या ड्यूक के साथ खेले, लेकिन ड्यूक को ऐसा लगा कि शायद चक हूपर जो है वो बिल्कुल सही हो गए हैं। इवन हूपर कांट एक्सप्लेन हिज नेक्स्ट मूव, और अब हूपर को भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ड्यूक को कितनी ज्यादा होप हो गई थी कि यार अब इसने मेरा पट्टा पकड़ लिया है, लीश को पकड़ लिया है और शायद अब ये सही हो गया है। तो अब हूपर को भी नहीं पता चल रहा था कि यार अब आगे मैं क्या करूं। He asked Mercy to help him to his feet. और उसके बाद हूपर ने क्या करा, हूपर ने मर्सी को बोला कि मर्सी मेरी मदद करो, मैं ना खड़ा होऊंगा। तो जब मर्सी ने क्या करा, अब मर्सी को हूपर ने बोला ना कि मुझे खड़ा करो, तो मर्सी क्या करेगी, हूपर को खड़ा करेगी। ड्यूक प्रांस्ड, चक फॉट फॉर बैलेंस। तो अब क्या हुआ, चक ने क्या करा, क्योंकि वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तो चक जो था वो अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था कि वो इधर उधर कहीं गिर ना जाए। With his good hand, he placed the leash in the left and folded the paralyzed fingers over it. अब क्या हुआ, अब गुड हैंड जो चक का था, राइट हैंड, उससे लीश उन्होंने रखी लेफ्ट हैंड पे और उसके ऊपर लीश को फोल्ड कर दिया, मतलब फिंगर्स को फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे पढ़ा विद हिज गुड हैंड, राइट हैंड से क्या करा, he placed the leash in the left hand. तो उन्होंने राइट हैंड से लीश को पकड़ा और लेफ्ट हैंड में प्लेस कर दिया। ओके, एंड फोल्डेड द पैरालाइज्ड फिंगर्स, और उसके बाद उन्होंने अपने पैरालाइज्ड फिंगर्स को फोल्ड कर दिया। ओके, ओवर इट मतलब लीश के ऊपर, ठीक है, होल्डिंग देम देयर, तो इस तरह से उन्होंने इस तरह पकड़ लिया, होल्ड कर लिया किसको, लीश को। लीश क्या था, पट्टा। ओके, देन ही लीन्ड फॉरवर्ड, और उसके बाद वो थोड़ा आगे की तरफ
झुके। ठीक है, तो चक ने इस तरह से लेफ्ट हैंड से ये पकड़ लिया और थोड़ा आगे की तरफ झुके। With Mercy supporting him by the elbow, he moved his right leg out in front. अब मर्सी क्या कर रही थी, मर्सी ने उसको एल्बो से पकड़ा हुआ था, सहारा जैसे देते हैं उस तरह से, और क्या हुआ, जो चक ऊपर है ये क्या करते हैं, ये अपनी राइट लेग को आगे की तरफ ले जाते हैं। तो राइट लेग आगे की तरफ ले गए। ठीक है, तो राइट लेग आगे की तरफ ले गए। Straightening his right leg caused the लेफ्ट फुट टू ड्रैग फॉरवर्ड, और इस स्ट्रेट करने की वजह से राइट लेग को क्या हो गया, उनका जो लेफ्ट फुट था वो भी आगे की तरफ आ गया। ओके, तो अभी तक क्या हुआ, उन्होंने आगे अपना राइट फुट रखा और लीन कर लिया अपने आप को। इस राइट फुट को आगे रखने की वजह से इनकी जो लेफ्ट फुट थी वो भी आगे की तरफ आ गई, अलोंग साइड द राइट। ठीक है, तो वो कहाँ पर आ गई, राइट साइड के अलोंग उनका लेफ्ट फुट भी आ गया। इट कुड बी कॉल्ड अ स्टेप, और इसको हम स्टेप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आई, फिर मैंने अपना पैर ऐसे किया, तो ये एक स्टेप हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का मेरा जो है डिस्टेंस कवर हो गया, तो इसे हम एक स्टेप बोल सकते हैं। ओके, ड्यूक फेल्ट सडन स्लैक इन द leash and pulled it taut. अब क्या हुआ, जब वो चक ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने पट्टे को पकड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो मैंने जो है पट्टे को पकड़ा हुआ है और मैं आगे की तरफ चली गई, तो अब क्या हुआ, अब जो आपकी लीश है वो क्या हो गई, वो लूजन हो गई है ना, आपकी जो लीश है वो क्या हो गई, लूज हो गई। तो इसीलिए क्या करा, ड्यूक ने फटाफट आगे चला गया और जो क्या बोलते हैं लीश है अब वो दोबारा टाइट हो गई। तो इस तरह से ड्यूक को क्या लगा कि अब वो चलेगा, और फिर जैसे जैसे गैप कम होगा तो लीश क्या है, नीचे आ जाएगी, फिर मैं आगे जाऊंगा तो लीश टाइट हो जाएगी। इसी चक्कर में जो चक ऊपर है वो दोबारा से एक स्टेप लेंगे, फिर एक स्टेप और लेंगे, फिर एक स्टेप और लेंगे, और इसी तरह मेरे साथ चलेंगे। ओके, चक स्वेड फॉरवर्ड अगेन, और चक जो है दोबारा से आगे की तरफ हो गया। क्यों, क्योंकि ड्यूक ने पट्टे को क्या कर लिया, टाइट कर लिया, टॉट कर लिया, है ना, मतलब टाइट कर लिया। तो अब जो है ड्यूक, जब जो चक ऊपर है वो क्या हो गए, वो दोबारा से फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़ गए। ब्रोक द फॉल विथ हिज गुड राइट लेग, और उन्होंने क्या करा, देन स्ट्रेटेंड, तो उन्होंने क्या करा, दोबारा से राइट लेग आगे किया और फिर स्ट्रेट किया अपनी टांग। थ्राइस ही डिड दैट, और 3 बार इन्होंने ऐसा किया। देन कोलैप्स्ड इनटू द व्हील चेयर, और उसके बाद वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ गए। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 स्टेप्स उन्होंने लिए और उसके बाद वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ गए, एग्जॉस्ट होकर। ठीक है, मतलब टायर्ड होकर, थक कर अब वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ गए। ये बताइए यहाँ तक आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आई या नहीं आई। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं, तो जल्दी से आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तक मैं 2 सेकंड का वाटर ब्रेक ले। ओके, नन लिख दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट डे द बिग डॉग स्टार्टेड अर्ली। अब क्या हुआ, ये जो डॉग था, मतलब हमारा डॉबरमैन, मतलब जो ड्यूक है, अब उसने जल्दी स्टार्ट कर दिया, मतलब दोबारा से जल्दी जल्दी पोक करने लग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई अब जो ड्यूक है, अब जो चक ऊपर है वो दोबारा से क्या करेंगे, खड़े होंगे और स्टेप्स लेंगे। ही चार्ज्ड अराउंड टू द हुपर्स गुड साइड, और वो क्या करता है, वो राइट साइड के पे, हुपर की राइट साइड पे चार्ज करता है। जैब्ड हिज नोज अंडर द एल्बो, और हुपर की एल्बो के नीचे अपनी नोज को जैब करता है। एंड स्नैप्ड हिज हेड अप, और उसके बाद वो अपने हेड को ऊपर करता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, जो ड्यूक है वो कोशिश कर रहा है दोबारा से चक को बोलने की कि चक अब उठो और दोबारा से हम स्टेप्स लेते हैं। The big man's good arm reached for the leash. अब क्या हुआ, चक ऊपर ने कोशिश करी उस लीश को दोबारा से पकड़ने की, किस लीश को, जो ड्यूक ने पहनी हुई है। ठीक है, अपने गुड हैंड से, मतलब अपने गुड आर्म से, मतलब राइट हैंड से। With Hooper standing, the dog walked to the end of the leash. अब क्या हो रहा है, हुपर खड़ा हो जाता है, डॉग दोबारा से वॉक करता है लीश की एंड के, लीश के एंड से, मतलब एक साइड से तो पट्टा पकड़ा हुआ है और लीश का एंड जहां खत्म हुआ वहां पे डॉग था, बिल्कुल सही बात है। एंड टक्ड स्टेडीली, और फिर वहीं पर खड़ा रहता है। 4 so called steps
दे टुक दैट डे। और अगले दिन उन्होंने कितने स्टेप्स लिए? 4 लिए। तो पहले उन्होंने कितने स्टेप्स लिए थे? 3 स्टेप्स लिए थे। तब का था, तब मर्सी की हेल्प ली थी खड़े होने के लिए। अब जो है, अब क्या करा, अब जो दोबारा से ड्यूक है वो आया और अपनी नोज से उसे पोक करने लग गया। फिर क्या करा, हूपर ने लीश को पकड़ा और उस दिन उन्होंने 4 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करे। Leaning back against the pull, Hooper learned to keep his balance without Mercy at his elbow. अब क्या हुआ, अब जो है हूपर को पता चल गया कि अगर मर्सी मुझे हेल्प ना करे एल्बो को से पकड़ने की, मतलब मुझे सपोर्ट ना करे, तो भी जो है मैं खड़ा हो सकता हूँ अगर मैं लीन कर जाऊं, है ना। तो अगर मैं लीन कर जाऊंगा, जैसे मैं आ गया हूँ, मैं आगे आया हूँ, ठीक है, हूपर सोच रहा है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने लीश को पकड़ा, मैं आगे आया, आगे आने के बाद मैंने अपनी राइट फुट को आगे कर दिया क्योंकि राइट फुट तो सही चल रहा है। अब जैसे ही मैं आगे करता हूँ और अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट करता हूँ, तो क्या होता है, मेरा लेफ्ट फुट भी आगे आ जाता है। तो इस तरह से कूपर ने सीखा कि भाई मर्सी के बिना भी अब जो है मैं खड़ा हो सकता हूँ। Wednesday, he and Duke took 5 steps. अब इस दिन इन्होंने 5 स्टेप्स लिए, पहले 3 लिए थे, फिर 4 और अब 5। थर्सडे 6 स्टेप्स, थर्सडे को 6 स्टेप्स लिए। फ्राइडे फेलियर, फ्राइडे को 7 स्टेप नहीं लिए, फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप्स लिए, 2 स्टेप्स लिए, लेकिन उसके बाद जो है हमारे जो चक हूपर है वो एग्जॉस्ट हो गए, वो थक गए। बट इन द 2 weeks they reached द फ्रंट पोर्च। लेकिन 2 हफ्तों में ही जब वो रोज ये सब करने लग गए, तो वो फ्रंट गेट की तरफ जा चुके थे। मतलब वो फ्रंट गेट की तरफ के जितने भी स्टेप्स थे वो ले पा रहे थे। तो वो अपने बेड से फ्रंट गेट की तरफ जो है वो जा पाए। कब? 2 हफ्तों के अंदर ही। ओके। By mid-April, neighbors saw a daily struggle in front of Mercy's house. अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अभी तक तो वो क्या चले गए? अभी तक तो वो चले गए कहाँ पर? कहाँ पर गए भाई? फ्रंट गेट की तरफ गए। लेकिन अब क्या हुआ? अब मिड अप्रैल के टाइम तक जो नेबर्स है, अब उन्हें भी दिखने लग गया कि यार ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं दोनों, चक हूपर और ड्यूक। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहे थे कि अब ये जो है कि गेट से बाहर भी क्या कर रहे थे, चलने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो बाय मिड अप्रैल neighbors saw a daily struggle in front of Mercy's house. Out on sidewalk, they saw a dog pull his leash taut, then stand and wait. तो अब ये देखते थे नेबर्स कि जो डॉग था वो अपनी लीश को पुल करता था, उसके बाद वो क्या करता था, वो लीश को टाइट करता था, उसके बाद वो स्टैंड हो जाता था, मतलब खड़ा हो जाता था और वेट करता था कि चक ऊपर आगे की तरफ मोमेंट करेंगे। फिर दोबारा से लीश जो है वो लूजन अप हो जाएगी, फिर दोबारा से ड्यूक उसे पुल करेगा, फिर उसके बाद दोबारा से ड्यूक स्टैंड हो जाएगा, वेट करेगा और उसके बाद चक ऊपर आएंगे और फिर क्या होगा, सेम चीज रिपीट होगी। ओके। The man would drag himself abreast of the dog, then the dog would surge out to the end of the leash and wait again. तो अब क्या होता था, अब जो इंसान है, मैन कौन है यहाँ पे, चक ऊपर, तो चक ऊपर अपने आप को ड्रैग करते थे, लीन करते थे, और जो डॉग था वो वहां पर खड़ा हो जाता था। ठीक है। और उसके बाद वो वही चीजें करते थे, मतलब जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको? कि भाई जो है ड्यूक वो पुल करेगा लीश को, फिर वो लीन फॉरवर्ड होगा चक ऊपर, फिर अपना स्टेप रखेगा, फिर उसके बाद वो जो लीश है वो दोबारा से लूज हो जाएगी, फिर दोबारा से ड्यूक उसे पुल करेगा, फिर उसे टॉट करेगा, मतलब टाइट करेगा। उसके बाद दोबारा से चक ऊपर जो है राइट स्टेप लेंगे आगे, राइट फुट को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, उनका लेफ्ट फुट आगे आ जाएगा। द पेयर सेट डेली गोल्स। और ये जो पेयर था, मतलब चक हूपर और ड्यूक का, ये डेली गोल्स जो थे वो सेट करते थे, मतलब आज इतना चले, कल एक स्टेप और, परसों एक स्टेप और, इस तरह से ये लोग चला करते थे। मंडे द 6th फेंस पोस्ट, ट्यूसडे द 7th फेंस पोस्ट, वेंसडे एंड इस तरह से। तो मंडे को क्या करा इन्होंने, मंडे को इन्होंने 6th फेंस तक गए, फिर ट्यूसडे को 7th फेंस पे, फिर वेडनेसडे को 8th फेंस पे, इस तरह से आगे। फेंस पोस्ट क्या है, मतलब जो आपका फेंसिंग लगी होती है, फेंसिंग क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है। तो बाउंड्री जो होती है उस पे क्या होते हैं, डंडे से लगे होते हैं। जैसे ये जो है, ये आपकी अगर बाउंड्री है तो इस पे क्या है, डंडे से लगे हुए होते हैं, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से डंडे जो हैं वो लगे हुए होते हैं। तो ये जो बोलते हैं कि मंडे को ये जो थे ये 6वें डंडे तक गए,
ठीक है, ट्यूसडे को 7वें डंडे तक गए, फिर वेडनेसडे को 8वें डंडे तक। ठीक है, इस तरह से ये आगे आगे बढ़े, रोज एक एक स्टेप करके इन्होंने अपने गोल्स को सेट करा। डन। When Mercy saw that what Duke could do for her husband, she told the doctor, who prescribed a course of physiotherapy with weights, pulleys, and whirlpool baths, and above all, walking every day with Duke on a limited, gradual scale. तो अब क्या हुआ, अब मर्सी जो है वो बताती है डॉक्टर को कि डॉक्टर, जो आप बोल रहे थे ना वो सही है, और आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस बताई हैं, ठीक है, जितनी भी फिजियोथेरेपी बताई है, जितना भी आपने बताया कि वेट्स के साथ एक्सरसाइज करवाओ, ठीक है, पुलिस के साथ करवाओ, वर्लपूल बाथ लो, हम वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और वो इम्प्रूवमेंट ये है कि ड्यूक के साथ ये जो मेरे हस्बैंड है, ये रोज जो है थोड़ा थोड़ा वॉक करते हैं, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ये वो वॉक करते हैं, ठीक है, और लिमिटेड वॉक करते हैं, जैसे आज इतनी कर ली, फिर कल 2 स्टेप्स और ले लिए, परसों 3 स्टेप्स ले लिए, तो इस तरह से ये ग्रेजुअली अपने स्केल को बढ़ा रहे हैं। By now neighbors on the street were watching the pattern of the progress. अभी तक जो नेबर्स हैं वो क्या कर रहे थे, वो वॉच कर रहे थे कि अच्छा आज ये दोनों कहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो नेबर्स जो हैं वो देखते थे कि ये दोनों कहाँ कहाँ तक जा पाते हैं। On June 1, news spread that Hooper and Duke had made it to an intersection quite far away. और जून तक ये खबर फैल गई, जून 1 को ये खबर फैल गई कि हुपर और ड्यूक ने बना लिया है, मतलब अभी तक इन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि ये इंटरसेक्शन तक पहुंच चुके हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या है, जैसे एक रोड इस तरह जा रही है और एक रोड इस तरह जा रही है, तो जहां पर क्रॉसिंग हो रही है, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन, दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर बात की गई, कहते हैं कि जून 1 तक ये न्यूज पूरी जो थी, पूरे मोहल्ले में, पूरे नेबर्स तक फैल गई कि ये जो है हुपर और ड्यूक, इन्होंने इंटरसेक्शन तक का अपना रास्ता जो है वो बना लिया है, वो इंटरसेक्शन तक पहुंच चुके हैं दोनों, चल चल के, रोज मेहनत कर कर के। डन, आगे बढ़े। ओके, Soon Duke began campaigning for 2 trips a day. अब क्या होता था, अब जो है थोड़ा बहुत ही चलने लग गए थे अच्छे से, तो ड्यूक ने क्या करा, ड्यूक ने करी कोशिश, और ड्यूक जो है वो कैंपेन करने लग गया, वो और ज्यादा प्रूव करने लग गया कि अब ना हम दिन में 2 बार जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 ट्रिप्स अ डे करेंगे, मतलब दिन में 2 बार जाया करेंगे। एंड दे लेंथन्ड द टारगेट्स, और उन्होंने टारगेट्स को भी बढ़ाया कि आज हम इतने जाएंगे, तो कल हम इतना जाएंगे, परसों हम इतना जाएंगे, ठीक है, 1 ड्राइवे एट अ टाइम, ठीक है, तो बोलते थे कि एक ड्राइवे तो हमें जो है वो क्रॉस करना ही है एक टाइम पर। ड्यूक नो लॉन्गर वेटेड एट ईच स्टेप, और अब जो था, अब ड्यूक को ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता था हर एक स्टेप के बाद, क्यों, क्योंकि अब जो है अब प्रोग्रेस आने लग गई थी, तो प्रोग्रेस आने लग गई थी, तो अब ड्यूक का वेट करने का टाइम भी जो था वो कम हो गया था, और बहुत ही कम हो गया था, ठीक है। ऑन जनवरी 4, अब जनवरी में आ गए, ठीक है, तो जनवरी 4, अभी क्या हुआ था, अभी जून की बात हो रही थी कि उन्होंने इंटरसेक्शन तक वो पहुंच गए, और अब सीधा जनवरी में, मतलब अब कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई होगी, मतलब अब धीरे 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 हुपर जो है वो सही हो गए होंगे, और जो क्या है वो आराम से चल फिर पा रहे होंगे। ओके, तो ऑन जनवरी 4 हुपर मेड अ बिग मूव, तो जनवरी 4 को, मतलब जनवरी में, इन्होंने क्या करा, एक बड़ा मूव लिया, एक बड़ा स्टेप लिया, विदाउट ड्यूक, और ड्यूक के बिना। He walked the 200 meters from the clinic to the local branch office of his company. तो अब क्या हुआ, 200 मीटर ये खुद चले बिना ड्यूक के, और ये सीधा क्लिनिक से कहाँ चले गए, अपनी लोकल ब्रांच में चले गए, ठीक है, अपनी कंपनी की। This had been one of the district offices under his jurisdiction as zone मैनेजर, तो क्योंकि वो जोनल मैनेजर थे, है ना, जोनल सेल्स मैनेजर थे, तो यहाँ पर बहुत सारी जो है जोन्स के अंदर क्या आती हैं, अलग अलग जो है कंपनीज, मतलब अलग अलग जगह आ रही होती थी, अलग अलग ऑफिसेस आ रहे होते थे, तो वो जिस ऑफिस में गए वो भी उनके जोन के अंदर आता था। द स्टाफ वॉज अमेज्ड बाय द विजिट, और स्टाफ जो था वो बड़ा ज्यादा खुश हो गया कि अरे यार ऊपर कैसे आ गया, सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। बट टू गॉर्डन डॉल द मैनेजर चक सेड, तो मैनेजर जो है, इनका नाम है गॉर्डन डॉल, चक ने इनसे कहा,
गॉर्डन, दिस इजंट जस्ट अ विजिट, ये सिर्फ एक विजिट नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए नहीं आया हूँ। ब्रिंग मी अप टू डेट ऑन व्हाट्स हैपेंड, और मुझे ये बताओ कि अभी तक क्या क्या हुआ है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जोनल सेल्स मैनेजर थे और ये सारे डिस्ट्रिक्ट इनके अंदर आ रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स इनके अंडर आ रहे थे। विल यू, सो आई कैन गेट टू वर्क, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो, अभी तक जितना जितना काम हुआ है सब कुछ मुझे दिखाओ, अब मुझे सारी अपडेट दो, और उसके बाद जो है मैं अपना काम करता हूँ, ठीक है। ओके। डॉल गेप्ड, डॉल जो है वो गेप्ट करने लग गया, मतलब उसका मुंह खुला हुआ ही रह गया, ठीक है। तो ये जो मैनेजर था गॉर्डन डॉल, इनका मुंह जो था वो गेप हो चुका था, मतलब खुल गया था। It will be just an hour a day for a while, हूपर continued। तो हूपर ने कहा कि मैं सिर्फ अभी तो जो है अभी रोज मैं 1 घंटे के लिए आया करूंगा। I'll use that empty desk in the warehouse, और वहां पर जो वेयर हाउस में एक एम्प्टी डेस्क है ना, मैं उसको यूज करूंगा, उस पर मैं बैठूंगा और उस पर मैं सारा काम करूंगा, और मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए आया करूंगा। एंड I'll need a dictating machine, और मुझे एक डिक्टेटिंग मशीन की भी जरूरत है। तो डिक्टेटिंग मशीन क्या होती है? मतलब जिसमें आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो और उसमें टाइप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम गूगल, हम एलेक्सा, हम सीरी, हम इन सब चीजों को क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि ओपन द फोन, कॉल दिस, कॉल दैट, है ना। तो क्या होता है, उस पर लिखा हुआ भी आ जाता है। तो इसी तरह से इन्हें क्या चाहिए, इन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जिसे हम डिक्टेटिंग मशीन बोलते हैं, जिसमें मैं बोल रही हूँ और सामने वो टाइप हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि मुझे एक डिक्टेटिंग मशीन दे दो। Back in the company's headquarters, Stuck's move presented problems. Tuck once. अब क्या हुआ, अब जब कंपनी में वापस चक आ गया तो अब कंपनी में जो है थोड़ी सी टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? When a man fights that hard for comeback, who wants to tell him he can't handle his old job? तो यहाँ पर अब कंपनी वाले सोचने लग गए कि यार ये जो चक ऊपर है इतनी मेहनत कर रहा है ना, तो हम इसे कैसे बोले कि यार तुम अब अपनी पुरानी जॉब को ना भूल जाओ, इसे छोड़ दो, अब तुम्हारे बस का ये काम करना नहीं है, ठीक है। तो पुराने जो कंपनी के लोग हैं वो सोच रहे कि यार अब हम करें क्या, हम इन्हें मना कर दें, पर हम इन्हें मना कैसे करें, क्योंकि ये तो इतनी मेहनत वाले इंसान हैं और खुद आ रहे हैं और ये अपना कम बैक कर रहे हैं। तो अब हम इन्हें कैसे बोले कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, अब आप ये काम नहीं कर पाएंगे। On the other hand, what can you do with a salesman who can't move around and can work only 1 hour a day? तो यहाँ पर ये बोलते हैं, तो एक टाइम पे तो इन्हें लग रहा है कंपनी वालों को कि नहीं यार बंदा इतना मेहनती है, इतना काम कर रहा है, कम बैक कर रहा है अपना, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ ये कंपनी वाले सोच रहे हैं कि यार कोई इंसान कैसे ही काम कर लेगा, 1 घंटे के लिए आप आओगे कंपनी में, ऐसे कोई काम चलता है? तो कंपनी में हो रही है अब कंफ्यूजन, है ना। ये क्या हो गया, डिफिकल्टी आ गई कि यार क्या करें, ऊपर को रखे या नहीं रखे, और अगर नहीं रखे तो ऊपर को हम बोले कैसे, है ना। तो ये बात हो गई यहाँ पर। They didn't know that Hooper had already set his next objective, March 1, a full day work. लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हूपर ने तो अपना पूरा जो है ऑब्जेक्टिव बना लिया था कि मार्च से 1 मार्च से वो क्या करेंगे, पूरे दिन काम करा करेंगे, मतलब अब फिर वो 1 घंटा नहीं फुल डे जॉब किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऊपर ने क्या डिसाइड कर लिया कि मार्च 1 से ये अपनी कंपनी में दोबारा से जाएंगे और रेगुलरली जैसे वो पहले काम करा करते थे पूरे दिन के लिए, उसी तरह से उतने ही घंटे वो काम करा करेंगे, एक फुल डे जो है दिया करेंगे। चक हिट द टारगेट एंड आफ्टर मार्च 1, और अब क्या हुआ, अब कंपनी ने कुछ नहीं करा, है ना, कंपनी उन्हें कुछ नहीं बोल पाई, और उसके बाद से क्या हुआ, मार्च आ गया, और मार्च 1 से क्या हुआ, चक ने दोबारा से क्या कर दिया, अपना फुल टाइम देने लग गए कंपनी के अंदर। देयर वॉज नो टाइम फॉर द फिजियोथेरेपी, लेकिन अब वो पूरा पूरा दिन जो है काम करेंगे, तो फिजियोथेरेपी कैसे कराएंगे, तो फिजियोथेरेपी का अब टाइम नहीं था किसके पास, टक हूपर के पास। ओके, देयर वॉज नो टाइम फॉर द फिजियोथेरेपी प्रोग्राम, ही टर्न कम्प्लीटली टू ड्यूक, ठीक है, और वो अब पूरी तरह से ड्यूक पर डिपेंडेंट हो गए थे। वो पुल्ड हिम अलोंग द स्ट्रीट फास्टर एंड फास्टर, और ये जो ड्यूक था ये क्या करता था, ये तेज तेज क्या करवाता था, स्टेप्स दिलवाता था किसको, चक हूपर को, मतलब चक हूपर को ये अच्छे से चलवाया करता था। इंक्रीजिंग हिज स्टेबिलिटी एंड एंड्योरेंस, और इस वजह से, वॉक करने की वजह से, है ना, क्या हुआ, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ी, मतलब इनका बैलेंस जो है अब वो बनने लग गया, ठीक है, ये इधर उधर अब ऐसे नहीं हो रहे थे। एंड एंड्योरेंस, और इनके अंदर स्ट्रेंथ भी आ गई, ताकत भी आ गई। ओके,
समटाइम्स वॉकिंग आफ्टर द डार्क हूपर वुड ट्रिप एंड फॉल। अब क्या होता था जब रात को भी मतलब डार्क क्या होता है, रात ही होता है, तो रात को बहुत ज्यादा वॉक करने के बाद हूपर क्या करते थे, ट्रिप एंड फॉल, मतलब थक के हार जाते थे। ठीक है, थक के लेट जाते थे। अब यहाँ पर थक के लेट जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप यही सोच रहे होंगे, मुझे पता था, बट ये नहीं है। तो क्या होता था जब जैसे डार्क हो गया, मतलब नाइट हो गई ये वो, और इतना दिमाग नहीं चल रहा, ठीक है, और बंदा पूरा दिन का थका हुआ है, तो कोई भी चीज आ जाती थी, तो क्या होता था एकदम से जो ऊपर है उनका बैलेंस गिरता था और वो धड़ाम करके नीचे गिर जाते थे। ठीक है, तो ट्रिप एंड फॉल का यहाँ पर ये मतलब है, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, समटाइम्स वॉकिंग आफ्टर द डार्क, डार्क में घूमने के बाद हुपर वुड ट्रिप एंड फॉल, हुपर जो है उसकी टक्कर हो जाती थी कहीं और वो नीचे गिर जाते थे। ड्यूक वुड स्टैंड स्टिल एज अ पोस्ट। ठीक है, तो ड्यूक दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता था, एक स्टैंड स्टिल हो जाता था, खड़ा हो जाता टाइटली। ठीक है, वाइल हिज मास्टर स्ट्रगल टू गेट अप, और उसका जो मास्टर है चक ऊपर, ये दोबारा से कोशिश करता था खड़े होने की। ओके, it was as though the Duke knew that his job was to get Chuck back on his feet. और ये ऐसा लगा करता था कि जैसे जो ड्यूक है उसका तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है और उसे पता है कि उसे क्या करना है। क्या उसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने मास्टर को, मतलब चक को, उसके पैरों पे खड़ा करना ड्यूक के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। 13 months from the moment he worked full days। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उस टाइम से के बाद से 13 मंथ्स जो है पूरे काम किए किसने, चक हूपर ने, फुल डे। चक हूपर वॉज प्रमोटेड टू रीजनल मैनेजर। अब पहले वो क्या थे, वो जोनल मैनेजर थे, जोन के बाद क्या आता है, रीजन, जोन से ऊपर क्या होता है, रीजन। तो अब जो चक हूपर है वो रीजनल मैनेजर बन गए, कवरिंग मोर देन 4 स्टेट्स, और इसके अंदर 4 स्टेट्स जो आती थी। ठीक है, तो पहले क्या थे, वो जोनल मैनेजर थे, तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, अब वो रीजनल मैनेजर बन गए हैं, तो अब उनके नीचे 4 स्टेट्स आती थी, चक, मर्सी एंड ड्यूक। तो जो चक, मर्सी और ड्यूक थे, इन्होंने मूव कर लिया। ठीक है, मूव्ड हाउस इन मार्च 1956, इन्होंने अपना हाउस जो है वो शिफ्ट कर लिया 1956 के अंदर। द पीपल इन द न्यू suburb where the Hoopers bought a house didn't know the story of Chuck and Duke। अब क्योंकि वो नई जगह चले गए, तो नई जगह जहाँ गए तो वहां पे वो सबको ढिंडोरा तो पीटेंगे नहीं कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनका एक्सीडेंट हो गया था, है ना, नहीं ना। तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर जो चक ऊपर है इनका एक्सीडेंट हुआ है, और ड्यूक जो है उसने वो रोज वॉक करवाने लेके जाता है, ये वो, तो ये किसी को पता नहीं था, है ना। और वो कहाँ चले गए थे, न्यू सबब में। सबब क्या होता है, ऐसी जगह जो सिटी के सेंटर से दूर हो। तो जैसे अगर सिटी का सेंटर यहाँ पर है तो यहाँ पर रहना, ठीक है, साइड में रहना, सिटी के से दूर रहना इस सबब। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अब इन्होंने घर ले लिया था। ठीक है, वहां पर वो लोग शिफ्ट हो गए थे और वहां के लोगों को नहीं पता था कि ड्यूक और हूपर की क्या स्टोरी है। All they knew was that their new neighbor walked like a struggling mechanical giant, and that he was always pulled by a rampageous dog that acted as if he owned the master। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये हुई कि वहां के जो लोग थे उन्हें तो ये स्टोरी पता नहीं थी, तो वो लोग सोचते थे कि ना हमारा जो नेबर है ना, इसमें जो बंदा है ना, जो वो कैसा है, वो ऐसा लगता है जैसे मैकेनिकल जाइंट है। ठीक है, मशीन की तरह वो दिखता है, एक बड़ी सी मशीन है, और उसके साथ ना एक कुत्ता है। ठीक है, और वो कुत्ता जो है वो उसे लेके रोज जा रहा होता है, और ऐसा लगता है कि कुत्ता जो है ना वो उसका मास्टर है। तो कुत्ता ही, जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि इंसान जो है वो डॉगी को लेके जा रहा है, लेकिन जो नए नेबर्स थे वो क्या सोच रहे थे कि भाई ये डॉग इस इंसान को लेके जा रहा है, तो ये डॉग जो है वो मास्टर है, वो मालिक है, और ये जो इंसान है ये इसका कुत्ता है। तो इस तरह से जो नए नेबर थे वो सोचा करते थे। ओके, क्यों सोचते थे ऐसा, क्योंकि उन्हें स्टोरी ही नहीं पता थी ना। आगे बढ़ते हैं। On the evening of October 12, 1957, Hooper had guest। अब क्या हुआ, 12 अक्टूबर 1957 को हूपर्स के घर पे आए गेस्ट। ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। Suddenly, over the babble of voices, Chuck heard the screech of brakes outside। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा शोर होगा जब आपके घर पे कोई भी आएगा, उसी टाइम पे चक को एक आवाज आई, वाली, मतलब ब्रेक की आवाज आई।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्क्रीच आई, किसकी? स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स की आवाज आई। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब ब्रेक लगने की बहुत ज्यादा आवाज आई बाहर से, आउटसाइड से। इंस्टिंक्टिवली ही लुक्ड फॉर ड्यूक, और एकदम से वो ड्यूक को ढूंढने लगे, अरे ड्यूक कहाँ है, ड्यूक कहाँ है, ड्यूक कहाँ है। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, अजीब सा फील हुआ कि यार ये इतनी तेज ब्रेक क्यों लगी है बाहर, और ड्यूक कहाँ है, सब लोग तो यहाँ पे, लेकिन ड्यूक ही नहीं दिख रहा, ड्यूक कहाँ है। ठीक है, दे कैरीड द बिग डॉग इनटू द हाउस। अब क्या हुआ, जब ड्यूक नजर नहीं आया तो इन सबको पता चला, और ये इन्होंने बाहर जाके देखा, तो इन्होंने देखा कि ड्यूक का तो एक्सीडेंट हो गया, ड्यूक जो है वो कार से हिट कर गया है। दे कैरीड द बिग डॉग इनटू द हाउस, और वो फिर ड्यूक को, क्योंकि उसको इंजरी हो गई थी, तो वो इंजर्ड ड्यूक को लेकर आए अपने घर के अंदर। मर्सी टुक वन लुक एट द ड्यूक्स ब्रीदिंग। अब जो है मर्सी जो है वो देख रही थी कि ड्यूक जो है सांस ले रहा है नहीं ले रहा, सही से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। एट हिज ब्राउन आईज विथ स्टबर्नेस गॉन, तो यहाँ पर जो है मर्सी देख रही थी कि इसकी सांस चल रही है नहीं चल रही, और साथ ही साथ उसकी आंखों को, ड्यूक की आंखों को देख रही थी, और उसमें जो जोश था वो सारा अब ऐसा लग रहा था ठंडा पड़ गया। स्टबर्नेस जो है, जिद जो थी ना ड्यूक की, वो सारी खत्म सी हो गई, ऐसा जो है मर्सी को फील हुआ, मर्सी ने देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। फोन द वेट, शी सेड, और उसने बोला कि फोन करो वेटरिनियन को। वेटरिनियन मतलब वेट, वेट कौन होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो है एनिमल्स का इलाज करते हैं। तो इन्होंने बोला, मर्सी ने बोला, फोन द वेट, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। टेल हिम आई एम ब्रिंगिंग द ड्यूक, और उन्हें बोलो कि मैं ड्यूक को लेकर आ रही हूँ। सेवरल पीपल जम्प टू लिफ्ट द डॉग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए कि चलो डॉग को, हम ड्यूक को उठाते हैं। नो प्लीज, शी सेड, और उसने सबको मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप मत उठाओ, कोई भी इसको हाथ मत लगाओ, मैं खुद इसे उठाकर लेकर जाऊंगी। ओके, and she picked up the big duke, carried him gently to the car and drove him to the animal hospital। तो क्या होता है, ये सबको मना कर देती है, नहीं इसको कोई हाथ मत लगाओ, मैं इसे खुद लेकर जाऊंगी। तो वो चुपचाप आराम से, जेंटली, बहुत प्यार से ड्यूक को उठाती है, ठीक है, कैरी करती है उसको कार के अंदर लेकर जाती है, और ड्राइव करके लेकर जाती है एनिमल हॉस्पिटल तक। ठीक है, ओके। ड्यूक वॉज ड्रग्ड एंड ही मेड इट until 11 o'clock the next morning। तो ड्यूक को ड्रग किया गया, मतलब उसको इंजेक्शंस, उसको मेडिकेशंस पे रखा गया, और अगले दिन की सुबह 11 बजे तक ड्यूक जो था वो जिंदा था, लेकिन 11 बजे के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ड्यूक अब नहीं रहा, ड्यूक वॉज नो मोर। ओके, बट हिज इंजरीज वर टू सीवियर। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि ड्यूक की इंजरीज इतनी ज्यादा सीवियर थी, तो जो ड्यूक है वो उसे सह नहीं पाया, और ड्यूक की मृत्यु हो गई 11 बजे के बाद अगले दिन। People who knew the distance Chuck and Duke had come together one fence post a time now watched the big man walk alone डे आफ्टर डे। अब क्या हुआ, क्योंकि ड्यूक की मृत्यु हो गई, तो अब जो लोग देखा करते थे कि ये जो ड्यूक और चक ऊपर है, ये दोनों साथ जाते हैं। अब ये लोग देखा करते थे कि अब सिर्फ और सिर्फ चक ऊपर जो है वो वॉक करने जाया करते थे। ठीक है, तो पहले इन लोगों ने देखा था कि कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी जर्नी जो है ड्यूक और चक ने इकट्ठे गुजारी है, लेकिन अब जो चक ऊपर है वो अकेले ही क्या जाया करेंगे, या फिर अकेले ही जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। ठीक है, ओके। दे वंडर्ड हाउ लॉन्ग विल ही कीप इट अप, और वो सोचते थे कि यार अब कब तक ये जो चक ऊपर है ये इसी तरह से कर पाएगा, आगे वॉक वगैरह कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाउ फार विल ही गो टुडे, और वो अब कितना दूर जाएगा, मतलब अब वो अपने टारगेट्स बड़ा करेगा या नहीं करेगा। ओके, कैन ही डू इट अलोन, और क्या ये चक ऊपर जो है ये खुद ब खुद ये कर सकता है, खुद ब खुद ये सब सह सकता है। ठीक है, खुद ब खुद ये वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता, या इसे भी ड्यूक की याद आ रही है, या ड्यूक की नीड फील हो रही है। A few weeks ago, ये बोलते कुछ वीक्स पहले, a few weeks ago, कुछ वीक्स पहले, worded as if in the special tribute to Duke, an order came through from the chemical company headquarter। तो अब क्या हुआ, ड्यूक के मरने से पहले कुछ हफ्ते पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर में लिखा हुआ था, कंपनी के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था, therefore to advance our objective step by step।
चार्ल्स हूपर इज अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। तो वहां पर कंपनी के उस लेटर में लिखा हुआ था कि क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी को अच्छे से, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से रीच किया है, तो अब हम चार्ल्स हूपर को असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बना रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है, या इससे ये जो है, ये चार्ल्स हूपर और ये मार्सी ये सोचते हैं कि यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम चलकर, है ना। तो एक एक कदम पार करके, तो हमें सीधा याद आता है कि एक एक कदम तो पार किसने करवाया था, ड्यूक ने करवाया था। तो इसीलिए इस चीज को इन्होंने एज अ ट्रिब्यूट माना, किस चीज को, कि अब ये जो है असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर बन गए, और ये ट्रिब्यूट दिया गया किसको, ड्यूक को, कि ये सब कुछ पॉसिबल जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूक की वजह से हुआ है। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। अ फ्यू वीक्स अगो वर्डेड एज इफ इन स्पेशल ट्रिब्यूट, ऐसा लग रहा था कि एक स्पेशल ट्रिब्यूट मिला है किसको, ड्यूक को। जिसमें कैसे पता चला हमें, क्योंकि एक ऑर्डर आया कंपनी से, कंपनी के हेडक्वार्टर से, और उन्होंने कहा कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्टेप बाय स्टेप रीच करा है और चार्ल्स हूपर को बनाया जा रहा है असिस्टेंट नेशनल सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि यार ये तो एक ट्रिब्यूट है, किसके लिए, ड्यूक के लिए, क्योंकि ड्यूक की वजह से ही आज मैं इतना काबिल बन सका हूँ कि अब मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बन पाया हूँ। क्योंकि अगर ड्यूक ही नहीं होता तो ये बेड रेस्ट पे ही रहते, और ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते और पैरालाइज ही रहते। ठीक है, ओके। तो अब हो गई यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम ऑथर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हम अपने इस सेशन को आज एंड करते हैं। ओके, About the author, William D. Ellis. तो William D. Ellis is a dog named Duke के author है। Was born in Concord, Massachusetts। मतलब ये जो है ये यूएस में एक जगह है, वहां के ये बॉर्न है, कॉनकर्ड में रहते थे। ही बिगैन राइटिंग एट द एज ऑफ 12। ये 12 साल की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, मतलब अच्छी अच्छी चीजें लिखा करते थे। ऑन बीइंग अर्ज्ड बाय एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर हु डिसर्टेड his talent at an early age। और इन्होंने लिखना कब स्टार्ट किया, जब इनकी एक टीचर थी एलिमेंट्री स्कूल में, और उन्होंने बोला कि उन्होंने उनकी जो है राइटिंग्स को पहचाना, ठीक है, उनके टैलेंट को पहचाना, और उन्होंने उन्हें बोला कि नहीं, तुम्हें जो है राइटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे अपनी फील्ड के अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, उनकी टीचर का हुआ, जिन्होंने ये जो है नोटिस किया कि ये जो विलियम डी एलिस है, इनके अंदर एक लिखने का टैलेंट है। ओके, एलिस's study of the history of Ohio provided him material that he eventually used as the foundation for a trilogy of novels। तो यहाँ पर एलिस की जो स्टडी है ओहियो की, ओहियो भी एक जगह है यूएस की, वहां पर वहां की जो स्टोरीज है, वहां की जो हिस्ट्री है, वो एलिस ने अच्छे से पढ़ी, और उसके वजह से ये अच्छा अच्छा और लिख पाए, और इन्होंने एक ट्रायलॉगी ऑफ नॉवेल्स निकाली। ट्रायलॉगी क्या होता है, मतलब 3 नॉवेल्स को निकालना। ये 3 नॉवेल्स आप साथ में भी पढ़ सकते हैं और आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूट गया। ठीक है, लेकिन आप इसे साथ पढ़ेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा। तो ट्रायलॉगी ऑफ नॉवेल्स, तो कौन सी नॉवेल्स थी, बाउंटी लैंड्स, जोनाथन ब्लेयर, बाउंटी लैंड्स लॉयर, एंड द ब्रूक्स लेजेंड। तो ये 3 नॉवेल्स थी, ये जो है ट्रायलॉगी ऑफ नॉवेल्स थी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गए। Each of his novels appeared on the best sellers list, और ये सारी तीनों की तीनों जो थी अलग अलग भी बेस्ट सेलर लिस्ट में आया करती थी। एंड ट्रायलॉगी itself eventually earned its author a Pulitzer प्राइज नॉमिनेशन। और ये जो है ट्रायलॉगी, ये इतनी बढ़िया थी इनकी नॉवेल्स की, इनको जो है नॉमिनेट किया गया एक पुलिट्जर प्राइज के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकरिंग थीम इन हिज वर्क्स इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पर जो इनकी थीम्स थी, जो भी जिस भी चीज पे ये लिखा करते थे, उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम होती थी वो होती थी ट्रायम्फ ऑफ सर्वाइवल, मतलब इस सर्वाइवल के ऊपर जो है लिखा करते थे। ठीक है, जिंदा रहने पर लिखा करते थे, जिंदा रहने की चीजों पर लिखा करते थे, मतलब वन कैसे हमने विन कर दिया सर्वाइवल को। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ सर्वाइवल के लिखा करते थे।
यहाँ पे हो गया है मेरा चैप्टर कंप्लीट, वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छे से कंप्लीट हो गई है और आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइमली पता चल जाए और आप जो है अपनी क्लास 9th की जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ सकें और अच्छे से सब कुछ समझ सकें और एट दी एंड बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे भी लिख दीजिए। आई होप सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।